नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो से 4 अच्छे स्टॉक्स पर डिस्कशन करूंगा। आशीष जी मेरे फेवरेट एएस इन्वेस्टर हैं और उनकी हाई ग्रोथ बिजनेसेस पहचानने में एक्सपर्टीज है। वो भी तब जब वो बिजनेसेस अपनी ग्रोथ जर्नी के बहुत ही अर्ली स्टेजेस में होते हैं। तो हम इन 4 इंटरेस्टिंग कंपनियों को स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से आशीष जी ने उनमें निवेश किया होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो किसी भी तरह से इन स्टॉक्स पर बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ इन बिजनेसेस को और आशीष कचोलिया जी के इन्वेस्टिंग स्टाइल को समझना है। तो पहला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है धाबरिया पॉलीवुड। ये कंपनी आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे पीवीसी और यूपीवीसी पैनल्स, सीलिंग्स, इंटीरियर्स, खिड़की दरवाजे, मॉड्यूलर किचन्स और ऑफिस फर्नीचर बनाने के बिजनेस में है। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैप 400 से 450 करोड़ रुपए की रेंज में है। ये अभी 25 के नीचे के पीई पर ट्रेड कर रहा है। आप देख रहे होंगे तो इनके रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं। आरओई और आरओसीई दोनों 20% के आसपास हैं। इनके जयपुर, बैंगलोर और कोयम्बटूर में 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। फिर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनके पास 4 डिपोट्स और 800 से ज़्यादा चैनल पार्टनर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है। इसके अलावा कंपनी अपने खुद के भी शोरूम्स खोल रही है। अभी इनके 4 शोरूम्स हो गए हैं। अब अगर हम इस बिजनेस सेगमेंट्स के स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो एक बड़ी अनोखी चीज पता चलेगी हमको। धाबरिया के पहले ज्यादातर सेल्स पीवीसी प्रोडक्ट्स और यूपीवीसी खिड़कियों से आती थी, कुछ 90% के आसपास। बाकी 10 से 12% मॉड्यूलर फर्नीचर से। पर इनका ये सेगमेंट तेज ग्रो करता आया है छोटे बेस पे पिछले 2-3 सालों से। अब इसका सेल्स में 17% कंट्रीब्यूशन है। यूपीवीसी विंडोज का लगभग वही रहा है, 25% के आसपास। और पीवीसी प्रोडक्ट्स का हिस्सा जो पहले 65% हुआ करता था, अब वो 58% रह गया है। ये पीवीसी वाला इनका ज्यादातर बी टू बी बिजनेस रहता है। इसमें ये घरों के लिए ऐसे इंटीरियर्स और ऑफिस फर्नीचर के ऑर्डर्स लेते हैं। इनका मैनेजमेंट इस साल और फिर आगे 3 से 5 साल तक भी अपनी सेल्स 20 से 25% के रेट से बढ़ाने का टारगेट कर रहा है। बाकी इनका कहना है कि ये जो अभी 15 से 16% की एबिटा और 8% नेट प्रॉफिट मार्जिन पर चल रहे हैं, उसे ये लोग आगे भी मेंटेन कर ले जाएंगे। तो ढाबरिया 20 से 25% टाइप स्टेबल मार्जिन वाला बिजनेस हुआ। आखिरी में हम लोग इनके प्लान्स देख लेते हैं जो स्टॉक के लिए जरूरी ट्रिगर्स रहेंगे। तो एक तो ये अपनी सेल्स टीम बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे एक साल में इन्होंने अपना स्टाफ 500 से बढ़ाकर 700 कर लिया है। इधर से हम आगे अच्छी सेल्स ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं। इसके अलावा ये फ्लूटेड और सॉफिट पैनल्स का पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं। फ्लूटेड और सॉफिट हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं। एक तो आपके साधारण प्लेन पैनल्स होते हैं। सॉफिट और फ्लूटेड ऐसे 3D पैटर्न वाले पैनल्स होते हैं जिनका अलग से आकार होता है या अंदर से ऐसे हवा के पॉकेट्स होते हैं। और आखिरी में कंपनी अपने खुद के भी स्टोर्स खोल रही है या लॉन्च कर रही है ताकि ये अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेच सकें। इनके 4 स्टोर्स हैं ऑलरेडी और अब ये 2 और खोल रहे होंगे। तो ढाबरिया पॉलीवुड एक अच्छा बिजनेस है जिसे आप देख सकते हैं एक बारी। 20 से 25% टाइप की सेल्स ग्रोथ है और पीई अभी 25 से कम चल रहा है। आशीष कचोलिया की ढाबरिया में 6.7% की हिस्सेदारी है जो इन्होंने 2023 में शायद से प्रमोटर से खरीदी थी। तभी आप देखोगे कि आशीष जी की शेयर होल्डिंग आई है और प्रमोटर शेयर होल्डिंग कम हुई है। दूसरा बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है मेगाथर्म इंडक्शन। आशीष कचोलिया की इस कंपनी में 1.7% स्टेक है। अब जिन भी सेक्टर्स में स्टील पिघलाने का काम रहता है, मेगाथर्म उनके लिए ऐसे इंडक्शन फर्नेस या एक तरह की भट्टी और इससे जुड़े बाकी प्रोडक्ट्स बनाता है। इंडक्शन फर्नेस में एक कॉइल रहती है जिससे तेज एसी करंट पास किया जाता है। इससे फिर गर्मी पैदा होती है और स्टील पिघलता है। इनके प्रोडक्ट्स रेलवेज, पाइप्स और ट्यूब्स, ऑटो, फाउंड्री और मेटल से जुड़े अन्य सेक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं। अब मेगाथर्म में इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है कि ये ट्रांसफार्मर्स के बिजनेस में घुस रहे हैं। ये पहले से इंडक्शन ट्रांसफार्मर्स बनाते आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि इंडक्शन फर्नेस एसी पर काम करता है और ये फर्नेसेस के साथ साथ ट्रांसफार्मर्स भी बेचते हैं इंडस्ट्रीज को, क्योंकि जो तारों में करंट आता है वो आपका पूरा डीसी होता है। इसलिए अगर आपका स्टील मेल्टिंग का प्लांट है तो आपको वो करंट डीसी से एसी करना पड़ेगा, तब आप अपने कारखाने में इंडक्शन फर्नेस चला पाओगे। मतलब कि मेगाथर्म पहले से ट्रांसफार्मर्स बनाता आया है।
अब यहाँ से इनका इस सेगमेंट को सेपरेट फोकस देके अच्छे से ग्रो करने का प्लान है। जैसे आपने वोल्टैम्प, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स और सिलचार जैसे ट्रांसफॉर्मर्स स्टॉक्स के बारे में सुना ही होगा। इन तीनों ने पिछले 3 सालों में बहुत तगड़ी रैली दी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है इंडिया में। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो पावर की डिमांड बढ़ रही है, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मर्स लग रहे हैं। साथ में ग्रीन एनर्जी की वजह से अलग से ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड में बहुत बड़ा बूम आया है। तो ट्रांसफॉर्मर सेक्टर अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। इस पर हम मैनेजमेंट के प्लान्स देख लेते हैं एक बारी। तो पिछले साल या FY 25 में मेगाथर्म की 300 करोड़ रुपए की सेल्स हुई थी, जिनमें 45 से 50 करोड़ योगदान ट्रांसफॉर्मर्स का था और बाकी 250 करोड़ का बड़ा शेयर इंडक्शन का था। अगले 2 सालों में इनका टारगेट है कि ये अपनी सेल्स 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ कर ले जाएँगे। इंडक्शन के 250 करोड़ रुपए के बिज़नेस को 350 करोड़ का कर लेंगे और जो ट्रांसफॉर्मर्स का सेगमेंट अभी 45-50 करोड़ पर है, उसे 3 गुना करके 150 करोड़ रुपए का कर ले जाएँगे, क्योंकि उधर अभी बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। छोटे बेस पर इनका ये ट्रांसफॉर्मर्स बिज़नेस अच्छी ग्रोथ ला सकता है। तो मैंने ये टेबल बनाई है मैनेजमेंट के अंदाज़ों के हिसाब से। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडक्शन बिज़नेस 14% CAGR से बढ़ सकता है। इसके लिए एक्सपोर्ट मार्केट भी टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने USA की एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी करी है, ताकि वहाँ ये अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें। बाकी ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट की सालाना ग्रोथ 73% बनती है FY 27 तक के लिए, और दोनों को जोड़ने पर पूरा बिज़नेस 25% रेट से बढ़ सकता है। साथ में मैनेजमेंट का कहना है कि ये अपनी मार्जिन्स बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.7% से बढ़कर 9% हो जाएगी, जिस पर मैनेजमेंट ने 2 साल बाद के लिए 45 करोड़ रुपए का मुनाफे का अंदाजा भी दिया हुआ है। इसके हिसाब से मेगाथर्म का 2 ईयर फॉरवर्ड PE 14 निकल कर आता है FY 27 के अंदाजन बॉटम लाइन पर। अब देखिए, ऐसे नहीं होता है कि आशीष कचोलिया या FII या DII ने किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आप भी बिना सोचे समझे उनको फॉलो कर लोगे। हाँ, वो एक अच्छा इशारा ज़रूर हो सकता है कि आप जाके उस बिज़नेस को स्टडी करो, लेकिन आपको अपना दिमाग, अपना कॉमन सेंस भी लगाना है। पैसा तो आपका है ना, लॉस होगा तो आशीष कचोलिया आपको देने थोड़े ही आएँगे। आपको देखना है कि आपको बिज़नेस समझ आ रहा है कि नहीं, आपको वैल्यू दिख पा रही है उस बिज़नेस में कि नहीं। आप एंट्री तो उनको देखकर ले लोगे, लेकिन कब एग्ज़िट लेना है, बिज़नेस का पोटेंशियल क्या है, आपको पता ही नहीं होगा। कुछ बिगड़ा वहाँ, तो वो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स तो अपना बेच के निकल जाएँगे, आप रह जाओगे। साथ में अगर कभी 20-30% का करेक्शन हुआ, आपको पता ही नहीं होगा क्या करना है, आप तो पैनिक करोगे। इसलिए कंपनीज़ को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है खुद से, कि अगर आप किसी बिज़नेस को स्टडी कर रहे हो, तो उसके आपको रिज़ल्ट्स देखने पड़ेंगे, उसका बिज़नेस समझना पड़ेगा, वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी। आपको अपना दिमाग, अपना कॉमन सेंस भी लगाना है, ये नहीं कि दूसरे का देख के बस कूद गए। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे स्टॉक्स को क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ पर हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी स्टॉक पर बाय या सेल कॉल्स नहीं देते हैं। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है स्टॉक्स पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है, जिसकी महीने की फीस बस ₹850 है। मतलब आपको बस ₹850 में हर महीने इतने सारे अच्छे-अच्छे स्टॉक्स पता चलते रहेंगे। अब इसमें 2 प्लान्स हैं, ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट 1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप नीचे दिए हुए लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं, तो तीसरा बिज़नेस है थॉमस स्कॉट। ये टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़े बनाने वाला एक माइक्रो कैप स्टॉक है और इसका मार्केट कैप 450 करोड़ रुपए से भी कम है। इसके दिल्ली NCR, महाराष्ट्र, बैंगलोर और कोलकाता में कारखाने और गोदाम हैं। थॉमस स्कॉट मेंसवेयर में आपका पैंट्स, शर्ट्स, टी-शर्ट्स वगैरह बनाता है। साथ में इसके पास विमेन हैंडबैग्स बनाने की भी कैपेसिटी है। ये कई मशहूर ब्रांड्स जैसे कि रोडेस्टर, रेमंड, बीइंग ह्यूमन, रॉन्ग और मिंत्रा के ब्रांड्स जैसे कि इन्विक्टस, मार्स्टन हार्बर और मोडा रैपिडो के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। इनके अलावा थॉमस के पास अपने खुद के भी ब्रांड्स हैं, जैसे कि थॉमस स्कॉट, हैमर स्मिथ एटसेट्रा। तो ये है इनका बिजनेस मॉडल। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो मार्च क्वार्टर के हाल ही के शेयर होल्डिंग डेटा में आशीष कचोलिया का नाम सामने आया था। आप यहाँ पब्लिक सेक्शन में देख सकते हैं कि उन्होंने थॉमस स्कॉट में 2.4% की हिस्सेदारी खरीदी थी।
अब उनके खरीदने का क्या कारण हो सकता है कि थॉमस का बिजनेस बहुत तेज ग्रो कर रहा है। जैसे एफ आई 24 में मतलब पिछले से पिछले साल कंपनी की सेल्स 45% ग्रो हुई हैं और मुनाफा तो 3 गुना होकर 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वही ग्रोथ एफ आई 25 में भी कंटिन्यू हो रही है और एक्चुअली आप देखोगे सेल्स ग्रोथ का रेट और तेज होता गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जून क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बस 49% थी, फिर 77% हुई और दिसंबर क्वार्टर में यही ग्रोथ 110% तक पहुंच गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो बिजनेस तेज ग्रो कर रहा है और तो और एक अच्छी बात क्या है कि कंपनी ये कमाया हुआ प्रॉफिट वापस से बिजनेस में लगा रही है। तो स्क्रीन पर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है जिसमें आप देख सकते हैं कि थॉमस स्कॉट ने एफ आई 23 में 3.4 करोड़ रुपए अपने कारखाने वगैरह पर खर्च किया। फिर एफ आई 24 में फिर से 4.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और फिर एफ आई 25 में थॉमस ने 6 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया है एक्सपेंशन के लिए। तो थॉमस स्कॉट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक हाई ग्रोथ बिजनेस है जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पैसा भी लगा रहा है ताकि आगे यही तगड़ी सेल्स ग्रोथ आ सके। इसमें और भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला, ये कंपनी डेट फ्री है और दूसरा कि रिटर्न रेशियोज इनके 15-20% के अच्छे लेवल्स पर हैं। इसका मतलब है कि ये इतना छोटा होते हुए भी एक एफिशिएंट बिजनेस है। दूसरा कि इनके कस्टमर्स का पेमेंट साइकिल पहले से बेहतर हुआ है। जैसे एफ आई 23 में इनको 150 दिन बाद पेमेंट आती थी और एफ आई 24 में यही टाइम कम होकर बस 3 महीने के आसपास हो गया है। मतलब कि 2 साल पहले तक जिन कंपनीज को थॉमस कपड़े सप्लाई कर रहा था, उनसे पेमेंट आने में लगभग 5 महीने लग जाते थे। अब वही पेमेंट 3 महीने में मिल रही है। तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल पहले से बेहतर हो गया है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक दिसंबर में काफी रैली किया था और लगभग 45-46 के पीई पर पहुंच गया था, लेकिन तब से अब थोड़ा कूल डाउन हो गया है। अब इसका पीई लगभग 30-35 के आसपास है। अब अगर हम थॉमस स्कॉट से जुड़े रिस्क की बात करें तो पहला रिस्क ये है कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग आपका एक लो मार्जिन बिजनेस है। मार्जिन बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। इनका दिसंबर क्वार्टर अच्छा था, वहां इनकी 12% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और फिर मार्च क्वार्टर में भी 14% की ऑपरेटिंग मार्जिन थी। मतलब मार्जिन बेहतर हुई हैं, लेकिन ये आगे आपको देखते रहना पड़ेगा, ये एक रिस्क रहता है। दूसरा रिस्क क्या है कि जब तक इतनी अच्छी ग्रोथ आ रही है तब तक 30 का पीई इतने छोटे बिजनेस के लिए ठीक है, लेकिन अगर ये ग्रोथ 1-2 क्वार्टर्स के लिए भी कम हो गई तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। तो इसका भी आपको देखते रहना पड़ेगा कि कंपनी अपना सेल्स ग्रोथ मेंटेन कर पा रही है कि नहीं। आखिरी में हम जिस बिजनेस को स्टडी करेंगे वो इन चारों में सबसे बड़ा बिजनेस है और ये भी पावर सेक्टर से है। इसका नाम है अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस और ये कंपनी अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है जो पावर ट्रांसमिशन में यूज होते हैं। पावर ट्रांसमिशन मतलब जो ये आपके बड़े-बड़े ऊँचे-ऊँचे टावर्स होते हैं जिनके ज़रिए एक से दूसरी जगह बिजली ट्रांसफर की जाती है, तो वो आपका पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अद्वैत इनके लिए ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर्स बनाता है। ये इन्हीं पावर टावर्स में ग्राउंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ से इसकी कुछ 25% सेल्स आती हैं। अब ये इसमें लगने वाले सबसे ज़रूरी एसीएस वायर्स और इन तारों को लगाने में जो मशीन्स या स्ट्रिंगिंग टूल्स लगते हैं, वो भी बनाते हैं। इधर से लगभग इनकी 15% सेल्स आती हैं। इसके अलावा ये रिकंडक्टरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के ईपीसी ऑर्डर्स भी लेते हैं। इसमें ये जो पहले से आपके पावर लाइन्स चल रही हैं, उनके तार और पार्ट्स बदलने का काम करते हैं। इससे बिजली की बचत होती है और शायद आपको सुनने में उतना खास नहीं लगेगा, पर इस समस्या पर सरकार अभी काफ़ी काम कर रही है, ताकि पावर लॉस और पावर थेफ्ट कम हो सके। इधर से इनकी लगभग 30% सेल्स आती हैं और ये सेगमेंट इनका अभी काफ़ी तेज़ ग्रो कर रहा है। इसके अलावा इनका सोलर ईपीसी का भी बिज़नेस है, जिसमें ये बाकी कंपनियों के लिए सोलर प्लांट्स लगाते हैं। यहाँ से इनकी एफआई 25 में 25% सेल्स आई हैं। अद्वैत को हाल ही में ऋषिकेश में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 300 मेगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर फैसिलिटी लगाने का भी टेंडर मिला है सरकार से, तो ये आगे चल के इनके लिए एक बिजनेस सेगमेंट बन रहा होगा। तो ये अलग-अलग बिजनेस सेगमेंट्स हैं। इसे हम समराइज करें तो कंपनी एसीएस वायर्स और ऑप्टिकल ग्राउंडिंग वायर्स और स्ट्रिंगिंग टूल्स बनाती है और इसके अलावा ये पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर और सोलर सेक्टर में ईपीसी सर्विसेज देती है। कस्टमर्स की बात करें तो इन्होंने अदानी, पावर ग्रिड, अपार, टाटा, एल&टी वगैरह जैसी मशहूर कंपनियों के लिए ऑर्डर्स पूरे किए हैं। बिजनेस में ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। आप देखोगे पिछले 5 सालों में अद्वैत की सेल्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों 50% सीएजीआर से ग्रो करते आए हैं। एबिटा मार्जिन 16% और पैट मार्जिन 10% के आसपास रही है बिजनेस में।
FY25 में भी यही इनकी 50% की ग्रोथ थी बिज़नेस में। और हमारे पास ये कॉन्फ्रेंस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट है। इसमें आप देखोगे तो अद्वैत का मैनेजमेंट कह रहा है कि आगे भी ऐसे ही 50% बिज़नेस ग्रोथ आ सकती है या ये उनका वो टारगेट है। अब देखिए, अद्वैत बाकी बिज़नेसेस जो हमने इधर कवर किए हैं, धाबरिया, मेगाथर्म और थॉमस स्कॉट, इन सब में सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसका मार्केट कैप 2000 करोड़ रुपए है। रिटर्न रेशियोज़ बढ़िया हैं कंपनी के, पर दिक्कत क्या है कि वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है मेरे हिसाब से। ये अभी 65 के पीई पर चल रहा है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आखिरी में हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं जाते-जाते। इसमें आप देखोगे कि आशीष जी ने 2024 में सितंबर क्वार्टर में 2.7% की हिस्सेदारी उठाई थी। साथ में आप इधर देखेंगे तो सुरेश कुमार अग्रवाल ने भी उसी टाइम निवेश किया था अद्वैत में। सुरेश जी कोलकाता बेस्ड एस इन्वेस्टर हैं। अद्वैत ने इन दोनों से कुछ 80 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई थी उस टाइम बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए। इस फंडिंग राउंड में इनका ट्रांज़ैक्शन प्राइस कुछ 1380 रुपए पर शेयर था। तो आप खुद से स्टडी कर सकते हैं अद्वैत को, लेकिन हाँ, वैल्यूएशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि इन चारों में से आपको सबसे अच्छा बिज़नेस कौन-सा लगा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपको इससे कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे लिए बस आपके लाइक्स ही मोटिवेशन है, ताकि हम आपके लिए फ्री में ये सब रिसर्च लाते रहें। और साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ हम हर हफ्ते ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।